नमस्कार बेटा, क्या हाल चाल है। ठीक है सर, एकदम। लो जी लो, तेजी से एक काम करेंगे। वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। बोलो हाँ। जी सर, वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। आए जरा, हम पिछली क्लास में क्या कर रहे थे? लिवरेजेस। तो एक बार मैं हल्का सा रिकैप कर लूँ। लिवरेजेस लिखे बेटा यहाँ पर। हमने 3 तरह के फॉर्मूले देखे थे लिवरेजेस में, तेजी से बनाए बेटा। हमने 3 फॉर्मूले देखे थे। पहला ओएल, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। ओएल ऑपरेटिंग लिवरेज, बिकॉज ऑफ विच कॉस्ट? बिकॉज ऑफ विच कॉस्ट बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट। रिलेशनशिप किसका दिखाता था? रिलेशनशिप, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने फॉर्मूला क्रिएट करते हुए रिलेशनशिप को, वर्ड को समझा था कि किसके कारण रिलेशनशिप आता है, और वो हमारा एनालिसिस बन जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। सेल्स एंड ईबीआईटी, सेल्स एंड ईबीआईटी। फाइनेंशियल लिवरेज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। ईबीआईटी एंड ईपीएस, ईबीआईटी एंड ईपीएस। कंबाइंड लिवरेज, दोनों के कारण। सेल्स एंड ईपीएस। फॉर्मूला भी अकॉर्डिंगली बन गया था। ओएल का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या फॉर्मूला बना था बेटा हमारे पास? ओएल का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। एफएल का फॉर्मूला था ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, और सीएल का फॉर्मूला था ओएल इनटू एफएल। दैट बिकेम आवर फॉर्मूला। तो तेजी से एक वार्म अप एक्सरसाइज देखेंगे। बोलो हाँ। यस सर, एक वार्म अप एक्सरसाइज देखेंगे। सेल्स ईबीआईटी, ईबीआईटी ईपीएस, सेल्स ईपीएस, रिलेशनशिप बना, और हम अपने पास क्या देखने वाले हैं जी? हम अपने पास एक वार्म अप एक्सरसाइज देखेंगे। आए जरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, पेज नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 32। जी सर, हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है, इसको बना लेंगे हम। हमें बेटा इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो मिसिंग फिगर्स को भरना है, इसको भर लेंगे। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ एबीसी। मिसिंग फिगर्स है। डेटा क्या दिया है? कंपनी एबीसी फाइनेंशियल लिवरेज दिया है, इंटरेस्ट कॉस्ट दी है। मजे की बात है, अमाउंट में सिर्फ एक ही फिगर अवेलेबल है। अमाउंट्स में एक ही फिगर अवेलेबल है। ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है, वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया है। 75% में दिक्कत नहीं आती, इट बिकम्स 2/3। 50% हाफ है। 66 2/3 इज 2/3। 66 2/3 इज 2/3। याद रखना बेटा, 2/3 इनकम टैक्स रेट दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना आप जल्दबाजी नहीं करना। हम क्या करेंगे, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मेक अ इनकम स्टेटमेंट। हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके क्या करेंगे, इसको फिल करना स्टार्ट कर देंगे बेटा। तो मैं इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाता हूं अपने पास। फिगर्स में मेरे पास एक ही चीज लिखी है। फिगर्स में मेरे पास एक ही चीज लिखी है, 200, 300 और 1000, 200, 300 एंड 1000 रुपीज। तो मैं वो फिल कर दूंगा। बाकी मेरे पास क्या बनेगा? सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट कॉस्ट, ईबीटी, टैक्स और पैट। आप बड़ा बड़ा ही लिखेंगे एग्जाम में ईबीआईटी को, क्योंकि एग्जाम में एक ही बार लिखना होगा। मैं फिर से रिटरेट कर रहा हूँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ब्रैकेट ईबीआईटी, फिर ईबीआईटी यूज करते रहिएगा। मैं क्योंकि क्लास में काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड काम करता हूँ, तो मैं उसको अपने तरीके से लिखता जाऊंगा। जी सर, लिखें। सोल्यूशन 3 वार्म अप एक्सरसाइज बेटा। सोल्यूशन 3 वार्म अप एक्सरसाइज। हाँ जी बेटा, लिखें। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट तेजी से लिखें बेटा। हाँ, इनकम स्टेटमेंट क्या क्या बनाना है हमें? ए बी सी, ए बी और सी, ए बी और सी। हाँ, ए बी और सी अपने आप बनाएंगे बेटा। अपने आप बनाएंगे, जरा तेजी से बना के देखें। अपने आप बनाएंगे जी। ए बी सी आप बनाएं। सेल्स, सेल्स, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट,
सेल्स वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा सर? कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, ईबीटी, टैक्स एट द रेट 45%, और पैट। लो जी लो, तेजी से बनाने बेटा। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट कॉस्ट, ईबीटी, टैक्स 45% सर दिखाना। ये रफ टैक्स दिया हुआ बेटा 45%, टैक्स 45% है, पैट आ जाएगा। अच्छा, अब मैं जो फिगर्स मेरे को दी ना 200, 300, 1000, वो मैं इंटरेस्ट में लिख दूंगा। 200, 300 और 1000 वो इंटरेस्ट में लिख दीजिए, बाकी हम धीरे धीरे करके फिल कर लेंगे बेटा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये दिया है 200, इसका दिया है बेटा एक 300 दिया है इसका। सर कहाँ दिया था दिखाएंगे? एक बार दिखाता हूँ, ये 200, 300 एंड 1000। अब मैं क्या करूंगा? नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। मेरे पास एफ का फॉर्मूला दिया है, ओ का दिया है, मैं फॉर्मूले को किस तरह से यूज करना चाहूंगा। और मैं ना सी से स्टार्ट करूंगा, ध्यान रखना सी से। एग्जाम में आप सी से मत करना, एग्जाम में तो आप एबीसी करेंगे। मैं सी से इसलिए स्टार्ट करूंगा, थोड़ा ना फ्लो बन जाएगा। 50% है टैक्स का, वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल, थोड़ा सा एक है ना फ्लो आसानी से आ जाता है। तो मैं नोट्स जो है वो सोल्यूशन का पार्ट फॉर्म करते हैं, तो विल राइट नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, मैं यहां पर बना रहा हूं नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इनकम स्टेटमेंट वापस आ जाएंगे, चिंता मत कर। इनकम स्टेटमेंट नॉर्मल बनाया है हमने, कुछ नहीं किया है। नोट्स फॉर्मिंग, नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। हम सी का काम कर रहे हैं। सी का मैं एफएल देख रहा हूं, एक मिनट देखने का। एफएल आप पूरा पूरा लिखिएगा, फाइनेंशियल लिवरेज बेटा। एफएल देख रहा हूं, सामने देखना, एक मिनट सामने देखिए। एफएल दिया है 2:1। मेरी बात को सुनिए, क्या करेंगे। एफएल दिया है बेटा 2:1, 2:1 दिया। इसका मतलब एफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। एफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। ना तो मेरे पास ईबीआईटी है, ना मेरे पास ईबीटी है। इनकम स्टेटमेंट में चेक करो, ना तो मेरे पास ईबीआईटी है, ना मेरे पास ईबीटी है बेटा, दोनों ही नहीं है। तो सर फिर कैसे करेंगे? लेकिन मेरे पास इंटरेस्ट कॉस्ट है, तो मैं ईबीआई एक वेरिएबल फैक्टर बना लूंगा। एक वेरिएबल कैसे बनाएंगे सर? ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी है ना, ईबीटी को मैं लिख दूंगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ईबीटी को लिख दूंगा बेटा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो ईबीआईटी कॉमन फैक्टर आ गया एक, और इंटरेस्ट मेरे पास अमाउंट में कॉस्ट अवेलेबल है। क्या है मेरे पास? अमाउंट में कॉस्ट अवेलेबल है। तो क्या मेरा काम चल जाएगा? बोलो हाँ। यस सर चल जाएगा। तो तेजी से करेंगे सर? यस सर, लो जी लो। तो अपने पास यहां करते हैं बेटा, क्या करेंगे? एफएल दिया है, आप फॉर्मूला एज इट इज लिखिएगा, कुछ ऊपर नीचे नहीं करेंगे। ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी बेटा। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं फिर, एफ एल इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। दिस इज 2 इज गिवन, ये 2 आ गया। माइनस इंटरेस्ट देख रहा हूं मैं कितना दिया है। सी का दिया है बेटा 1000, सी का दिया है 1000। क्या इसे सॉल्व करेंगे? जी सर सॉल्व कर लेंगे। ये यहां जाएगा ना, ये बन जाएगा क्या? 2 ईबीआईटी माइनस 2000। मैं तो सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, जिसमें एक्स वाई दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते थे। ईबीआईटी ईबीटी अगर दोनों वेरिएबल है तो नहीं होते। मैं सिंगल वेरिएबल भी लाने की कोशिश की और कुछ नहीं किया। बस देखिए जरा, ईबीआईटी इंप्लाइज ईबीआईटी इज इक्वल टू बेटा, ईबीआईटी इज इक्वल टू रुपीज 2000।
अब आप इसे इनकम स्टेटमेंट में पुट करें और देखें जरा, मैं जल्दी से चलूं, सब निकाल लेंगे ना, इसमें तो कुछ कोई रॉकेट साइंस चीज नहीं थी। जिसको अब समझ में आ गया वो तो बहुत तेजी से आगे काम कर सकता है बेटा। यस, तो मैं यहां कर रहा हूं काम। मेरे पास क्या निकल के आया, 2000 ही आया ना, 2000 बेटा। ईबीआईटी मैं यहां लिख रहा हूं बेटा 2000, और ये हो जाएगा ईबीटी कितना आ जाएगा बेटा 1000, 2000 माइनस दिस, टैक्स 45, पैट 550, पैट 550। सर अब रिवर्स कैसे जाएंगे, रिवर्स आप मुझे बताएं बेटा कैसे जाएंगे। क्या आपके पास ओएल का फॉर्मूला अवेलेबल है, बोलो हाँ। क्या आपके पास ओएल का फॉर्मूला अवेलेबल है। फॉर्मूला तो सर सबको ही पता होता है, तो फॉर्मूला पता है तो मैं एक काम और कर सकता हूं ना, ओएल कितना है वो देखूं, सी का देख ले सर। सी का काम कर रहे हैं अभी, ध्यान रखना आप एग्जाम में एबीसी करना, मैं सी को स्टार्ट किया, आसान था मेरे लिए थोड़ा टैक्स रेट। तो ये है 3:1, दिस इज 3:1, तो 3:1 है, ओएल इज 3, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, ईबीआईटी मेरे पास अवेलेबल है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो मैं फटाफट से यहां कर लेता हूं सर। तो हम क्या करेंगे सर, यहां एक काम करेंगे ना, ऐसे लिखेंगे सर, ओएल इज इक्वल टू, यस लिखें बेटा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय, और कितना है 3, ईबीआईटी इज 2000, implies contribution is 6000 बेटा। कंट्रीब्यूशन 6000 लिख दीजिए, मैं ब्लैक यूज कर रहा हूं पेन। ये क्या आ जाएगा 4000। बस ये पॉइंट जो है मुझे समझाना था, उसके बाद आप सारा अपने आप कर सकते हैं, फिर मैं अपने आप धीरे धीरे करूंगा, आप अपने आप धीरे धीरे करेंगे, टैली करा लेंगे आंसर बेटा। बस इकलौता पॉइंट ये समझाना है, अगर आपकी आज्ञा हो 1 मिनट का टाइम और दे दें मुझे, 1 मिनट का टाइम और दे दें, 1 मिनट भी क्या 30 सेकेंड्स का टाइम दे दें। कैन आई शिफ्ट, यस सर। लुक अप लुक अप लुक अप, आपको टैक्स परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया है वेरिएबल कॉस्ट, मैं इसको लिख रहा हूं बेटा, ये देखें आपको दिया है वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। इफ आई हाईलाइट इट्स 50%, इसका मतलब है इफ सेल्स इज एक्स, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट 50% ऑफ एक्स। अब फॉर्मूला बना के करें कैसे मर्जी करें, इतने एक्सपर्ट तो आप हो गए हैं अब। सेल्स इज इक्वल टू एक्स, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 50% ऑफ एक्स। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज 50% ऑफ एक्स, कंट्रीब्यूशन इज 50% ऑफ एक्स। तो कंट्रीब्यूशन अगर 50% ऑफ एक्स है, जो अमाउंट टर्म में मुझे पता है, क्या मैं रिवर्स कैलकुलेट कर सकता हूं, क्या मैं रिवर्स कैलकुलेट कर सकता हूं। आप प्रॉपर कीजिएगा, आपको आता है, क्योंकि सेल्स सर इतना है, लेट सेल्स बी इक्वल टू एक्स, वेरिएबल कॉस्ट इज 50% ऑफ एक्स, ये दिया है, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट मुझे पता है, कंट्रीब्यूशन का बेटा अमाउंट मुझे पता है, और मुझे 50% पता है, आई कैन रिवर्स कैलकुलेट व्हाट सेल्स। तो मैं यहां क्या करूंगा, मैं यही बना रहा हूं, और आप क्या कीजिएगा, आप प्रॉपर बनाइएगा बेटा, आप प्रॉपर बनाइएगा उसको जी। सेल्स अगर एक्स हो, वेरिएबल कॉस्ट 50% ऑफ एक्स, तो कंट्रीब्यूशन आ गया इज इक्वल टू व्हाट 50% ऑफ एक्स। भाई वेरिएबल कॉस्ट 50 है तो कंट्रीब्यूशन 50 है ना, तो रिवर्स कैलकुलेट कर लो, 6000 डिवाइड बाय व्हाट 50%। आप प्रॉपरली दिखा दीजिएगा, आप प्रॉपरली दिखा दीजिएगा बेटा इसको। तो ये मेरे पास आ गया 12000, ये 6000 आ गया बेटा। अब क्या मैं बाकी सारा काम कर सकता हूं, अब क्या मैं बाकी सारा काम कर सकता हूं, बोलो हाँ जी सर। एक बार हमें सर वो दिखा देना, एफ एल दिखा दे, बी और ए का, बी का एफ एल दिखाऊं, बी का एफ एल दिखा रहा हूं बेटा, फिर मैं वैसे बना दूंगा जैसे वहां बनाया है। तो क्या मैं अपना टाइम सेव कर लूंगा बेटा, आई विल सेव माई टाइम, मैं सी के नीचे जो लिखा है ना उसी को रब करके मैं बी बना दूंगा सिर्फ। हाँ, तो आप भाई इतना तो दोगे मुझे ना, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये रहा 4, ये रहा बेटा 4, और ये रहा 3। तो बी का 4 कर लेंगे पहले, और बी का जो ये है ना, ये ऑपरेटिंग 5:1 है और 75। तो मैं वहां रब करके ये दोनों बी के फिगर लिख रहा हूँ,
मैं बी के फिगर लिख रहा हूँ 4 और 5, एफ एल इज 4। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव कर रहा हूँ। आप मत करना, ऐसे कर भी नहीं सकते आप। ये मैं ब्लैक कलर यूज करूँ बेटा, बी 4, और इंटरेस्ट है मेरे पास बेटा कितना, थोड़ा सा इधर कर दूं बी को, ये मेरे पास 5 था शायद, यस, और ये है 300। अब आप सॉल्व कर दीजिए बेटा। मेरा EBIT 400 आ रहा है बेटा। माई EBIT इज 400 और कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 400 इंटू 5। आप आराम आराम से कीजिएगा, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, एकदम चिंता का विषय नहीं है। आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आप भी कर सकते हैं बेटा। ये वार्म अप चल रहा है सर? हाँ वार्म अप ही चल रहा है, अभी कई देर तक वार्म अप चलेगा। डन। अब मैं फिल कर लूँ इनकम स्टेटमेंट को? सर वेरिएबल कॉस्ट एज प्रपोर्शन ऑफ सेल्स कितना था? 75% था बेटा, 75। तो वेरिएबल कॉस्ट जो था ना, वेरिएबल कॉस्ट एज प्रपोर्शन ऑफ सेल्स, ये 75 था बेटा, तो ये कितना हो गया? 25। तो अगर वो 75 था और ये 25 हो गया, इफ 2000 इज इक्वल टू 25, रिवर्स कैलकुलेट कर लें बेटा? कर लेंगे ना? अब इतना बड़ा बड़ा तो कराने की जरूरत नहीं ना मेरे को बार बार। सर क्या हम वैसे सेल्स करके वापस करें? वैसे कर लें, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें आप। इतना बड़ा क्वेश्चन मैं अज्यूम नहीं करता हूँ, आएगा भी तो नंबर पूरे आएगा भाई, कैलकुलेशन तो करा रहा है। एक स्टेटमेंट कोई भी ना आ सकता है ना, एक स्टेटमेंट तो कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है ना, ये तो तीन में प्रैक्टिस कराने के लिए करा दिए, समझ लिए ट्रिपल प्रैक्टिस हो गई आपकी, ट्रिपल प्रैक्टिस। जी हाँ, 8000 आया बेटा मेरा, कितना आया? 8000। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ उसे ऑरेंज कलर से, 8। और साइमल्टेनियस ना वेरीफाई भी करते जाया करो। 6000 8000 का 75% होता है क्या, 75% होता है क्या, वो होता है। 2000 एज अ प्रपोर्शन ऑफ 8000 इज 25%, इट इज 25% बेटा, इट इज 25%। जी ये आ गया 2000 एज प्रपोर्शन ऑफ 8000 25%, एंड 6000 एज प्रपोर्शन ऑफ 8000 75%, विच कम्स आउट। ए का नंबर दिखा दो एक बार, क्योंकि मैं तो वैसे चेंज करने वाला हूँ, जैसे बी को किया है वैसे ही मेरा पूरा फॉर्मेट सेम रह जाएगा। उसके नंबर हैं 3, फाइनेंशियल लिवरेज 3 है बेटा, और ये 4 है। ये ध्यान रखना 66 2/3 इज 2/3, तो 2/3 और 1/3 आसान हो जाएगा जीवन। 2/3 और 1/3, 2/3 वेरिएबल कॉस्ट एज प्रपोर्शन ऑफ सेल, एंड 1/3 इज व्हाट, contribution as a proportion of sales. तो FL is 3 and OL is 4, FL is 3, OL is 4। तो मैं यहां बदलाव कर रहा हूं थोड़ा सा अपने पास, ये मेरे पास स्टेटमेंट है, और मुझे उम्मीद है अब तक तो आपने कॉपी कर लिया होगा राइट वाला। जी 3 and 4 वी हैव। So we have what sir here? We have A being here now,
3 200 3 EBIT 600 300। तो ये मेरे पास 300 आया बेटा। मैं आगे भी कंप्लीट कर लेता हूँ। EBIT 300 आ गया ना, और ये मेरे को 4 आया था ना, 4 दिया था बेटा, 4। हम्म 300 100 55। कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? 1200। ये आ गया 900। अपने अभी कर लिया होगा ना, अब तो वार्म अप, एक्स्ट्रा वार्म अप हो गया सर, ये तो एक्स्ट्रा वार्म अप हो गया, कोई बात नहीं। इसमें मैं लिख रहा हूं 2/3 1/3। इट्स बेसिकली 2/3 एंड दिस इज 1/3। तो अगर 1200 1/3 के बराबर है, 1200 1/3 के बराबर है बेटा 400 है, नहीं नहीं, 1200 1/3 के बराबर है ना, तो पूरा कितना होगा? इंटू 3 हो जाएगा। सर कैसे करेंगे? 1200 इज 1/3, तो हाउ मच इज 3 टाइम्स? हाउ मच इज 3 टाइम्स? तो आप एक्स करके कर लीजिए ना, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने तो आप बड़े बच्चे हो चुके हैं सर, हाँ इतने तो हम बड़े बच्चे हो चुके हैं, इतनी कैलकुलेशन करने आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं अब तो सर। मैं एक बार यहाँ लिख के वापस दिखाता हूँ आपको। लो जी लो, ये बन गया हमारा कंप्लीट वार्म अप। अभी और वार्म अप करेंगे सर? हाँ एक आधा वार्म अप अभी और करेंगे, अभी तो फ्लो में आए हैं। ये थोड़ा बड़ा हो गया, मुझे नहीं पता कि बड़ा हुआ छोटा हुआ कैसे हुआ, बट हो गया ये। तो 55 55 550 3600 8000 12000 इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। आप मेरी तरह रब करके मत लिखिएगा, ये तो मैं रब करके ऐसे लिख दिया। चलें जी आगे। सर और वार्म अप दिखाओ ना, और वार्म अप देखेंगे। लो जी लो, सुंदर क्वेश्चन देखें, वो कई बार देखा गया है अलग अलग एग्जाम में, आरटीपीज में एक्सेट्रा। मैं एक वेराइटी एक तरह के कराऊंगा, उसके बाद ऐसे सिमिलर होमवर्क दे दूंगा आपको। हैं होमवर्क? हाँ भाई होमवर्क भी तो होगा, नालायक। हाँ बताओ, कमाल हो गया है। सारा क्लास वर्क ही करा लो, इतने क्वेश्चन हवाई जहाज बन जाएगा, इतने क्वेश्चन क्लास वर्क करेंगे तो। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 32। 32 डिवाइड बाय 4 इज इट परफेक्ट डिविजिबल नंबर? यस 8। 32 divided by 4 is perfect divisible number 8। 8 can again be divided by 4 2, and 4 can again be divided by 2। भाई साहब हर एंगल से ये तो परफेक्ट डिविजिबल नंबर आ रहा है। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, हैं अल्ट्रा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। कैसे किया सर? 32 पेज नंबर डिवाइड बाय 4 8, 8 डिवाइड बाय 4 2, देन अगेन 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे 2 2 2। ये तो एकदम परफेक्टली डिविजिबल आ रहा है, इसे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। कर लिया जी, कर लिया। सर क्वेश्चन बताएं। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। ईबीआईटी दिया है, पीबीटी फिक्स्ड कॉस्ट दिया है। अब ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना। अब इसने ना जो हम पिछली सेशन के अंदर एनालिसिस कर रहे थे उसके बेसिस पर क्वेश्चन बना दिया है। अच्छा, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ चेंज इन अर्निंग पर शेयर। लुक एट द वर्ड वेरी केयरफुली। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ चेंज इन अर्निंग पर शेयर। ईपीएस में परसेंटेज चेंज बताना है। इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 5%, सेल्स इंक्रीज हो 5% से, तो ईपीएस में कितना चेंज आता है आपको क्या बताना है? परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज इसका मतलब यह है, पहले तो यह पता लगाएं कि अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर और सेल्स में, अर्निंग पर शेयर और सेल्स में रिलेशनशिप कौन सा रेशो दिखाता है? सर एक बार फिर से बताएं। आपको सेल्स और ईपीएस का रिलेशनशिप बताना है। इनडायरेक्टली उसने एक लीवरेज मांग लिया है। तो फिक्स्ड कॉस्ट के कारण जो आता है वो ऑपरेटिंग आता है, इंटरेस्ट कॉस्ट के कारण जो आता है वो क्या आता है? फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग जो होता है वो दिखाता है सेल्स ईबीआईटी का रिलेशनशिप, फाइनेंशियल दिखाता है ईबीआईटी ईपीएस का रिलेशनशिप, कंबाइंड लिवरेज दिखाता है सेल्स ईपीएस। और हमें किसका संबंध बिठाना है? सेल्स और ईपीएस। तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे जब ऐसे क्वेश्चंस करेंगे आप? मैं एक बार वर्बली बता रहा हूं, फिर इसको कॉपी कर लेंगे बेटा, सुन ले मेरी बात को। रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी इज शोन बाय कंबाइंड लिवरेज। रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी इज शोन बाय कंबाइंड लिवरेज। हो गया। उसके बाद मुझे फॉर्मूला क्या चाहिए? या तो मैं ओएलएफएल दोनों निकालू और मल्टीप्लाई करूं, या मेरे पास शॉर्टकट फॉर्मूला था क्या? दिस अराइजेस बिकॉज ऑफ विच टू कॉस्ट?
दिस राइजेस बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट एंड दी फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट से ऊपर और इंटरेस्ट कॉस्ट के नीचे, फिक्स्ड कॉस्ट से ऊपर और इंटरेस्ट कॉस्ट के नीचे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीटी या ईबीटी। पीबीटी दिया है, क्या मैं कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं, यस, ईबीआईटी प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट 700, 1820 आएगा बेटा मेरा, 1820। मैं वर्बली कर रहा हूं पहले, ये मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा, चिंता नहीं करना। 1820 डिवाइड बाय ईबीटी 320, ये आएगा मेरा 5.6875, 5.6875। पहले तो इसको भाषा में पढ़ने की कोशिश करें कैसे बोलते हैं। हाउ डू आई रीड सर 5.6875? वी रीड एज इफ सेल्स चेंजेस बाय 1%, if sales changes by 1%, sorry, EPS would change by what, 5.6875%। सर कैसे आया, contribution divide by PBT, 5.6875। the way of reading is if sales changes by 1%, EBT EPS would change by what 5.6875%। अच्छा, और हमें क्या निकालना है, if sales changes by 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 5, 28.4375, 28.4375। अब जो मैं बोला हूँ क्या मैं उसको लिखवा दूँ पूरा, मैं एग्जैक्टली लिखवाऊंगा क्योंकि सिमिलर टाइप में आपको होमवर्क दूंगा फिर। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चंस में तो वर्बली कर सकते हैं सारे के सारे, होमवर्क ना भी दूं तो भी कर सकते हैं, मैं बुक में भी करा दूंगा अगर टाइम मिलेगा तो आज हमें। ठीक है जी, चलो जी, चलो सर दिखाएं। सोल्यूशन 4 बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिगर तो मुझे याद हो गए हैं, एक बार वापस देख लूंगा, देखने होंगे तो लिखें। वार्म अप है, द रिलेशनशिप बिटवीन sales and EPS is shown by कंबाइंड लीवरेज। कुछ लोग इसे डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज DOL भी बोलते हैं, तो आगे वर्ड आएगा देख लेंगे, एक ही बात है आपके लिए, कंबाइंड लीवरेज। कैलकुलेशन ऑफ CL। अब पहला काम क्या करेंगे एक बार देखें, हमें कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी चाहिए ना, मैं आपको फिगर्स दिखा देता हूं, देखिए बेटा, देखिए 1120 ईबीआईटी 700, 1820 आ जाएगा, और पीबीटी 1120 प्लस 700 एंड 320, तो मैं यहां लिख दूंगा बेटा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ईबीआईटी था 1120, फिक्स्ड कॉस्ट कितना बेटा 700 रुपीज, 1820 लाख। ये एल मत लगाओ, चाहे ऊपर लिखा ही हमने रुपीज इन लैक्स। जी सर, CL इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ईबीटी था 320 बेटा, ईबीटी था 320 डिवाइड बाय 320, 5.6875। 5.6875, इसको रीड कैसे करेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, इफ सेल्स चेंजेस बाय, लिख लीजिए, इफ सेल्स चेंजेस बाय, मैं डिक्टेट कर रहा हूं बेटा, लिखिए, if sales changes by 1%, if sales changes by 1%, then EPS would change by, if sales changes by 1%, then EPS would change by, then EPS would change by 5.6875%, then EPS would change by 5.6875%, और ब्रैकेट में लिख के दिखा दीजिएगा कैसे आया, 5.6875 इंटू 1%, ब्रैकेट में लिख के दिखा दीजिएगा 5.6875 इंटू 1%।
सर एक बार फिर से बोल दीजिए ना, इसको कैसे रीड करते हैं? इफ सेल्स चेंजेस बाय 1% देन ईपीएस वुड चेंज बाय 5.6875%। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 5.6875 इंटू 1% बेटा। अच्छा, हमें कितने का इंपैक्ट दिखाना था? सेल्स 5% से बदल रही है, तो ईपीएस कितना बदलेगा? 5% टू दिस लिख दीजिए बेटा। देयरफॉर इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय, if sales increases by 5%, then EPS would increase by, then EPS would increase by 5 into 28.4375. 28.4375। लो जी बेटा, आगे चलेंगे अब जरा। जी सर, एक वार्म अप और देख लें अच्छा सा। देख लो सर, आपका मन है तो अब देख ही लो ना क्या है। देखो जी सर, देखेंगे कुछ और देखेंगे। हाँ, पेज नंबर आ जाए बेटा 40, 20th को। ओहो, 40 डिवाइड बाय 22, 20 डिवाइड बाय 2। भाई भाई साहब, ये तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट हो गया ना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, दोनों ही बताओ। ये कोइंसिडेंस बैठ रहा है, मैं क्या करूं? 40 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 20, तो 40 डिवाइड बाय 20 2, और 20 डिवाइड बाय 2, मतलब इतने परफेक्ट डिविजिबल नंबर, इसको भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए भाई साहब, कर ही लीजिए, कोई बात नहीं, कर लीजिए कर लीजिए, है वार्म अप हमारे लिए। बताएं सर। फर्म्स डिटेल्स आर एज अंडर सेल्स एट द रेट 100 पर यूनिट 24 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 50%। तो वर्बली दिमाग में ना पिक्चर बनाते जाया करो। 24 लाख माइनस 12 लाख, ईबी कॉन्ट्रीब्यूशन 12 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख, द ईबीआईटी 2 लाख, 10 लाख एट द रेट 10% पर एनम बोरोइंग 1 लाख। तो ईबीटी आ जाएगा कितना? ईबीटी वुड कम इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 लाख ऑफ 100 ईच। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। आरओआई भी मांगा है, ये नया आ गया पॉइंट हमारे लिए। आरओआई भी मांगा है, इसका मांगा है इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 6 लाख व्हाट विल बी न्यू ईबीआईटी, जिसके लिए मैं ये कर रहा हूँ क्वेश्चन, बेसिकली ई पॉइंट है। ई पॉइंट है, तो सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशनशिप कौन दिखाएगा? ओएल दिखाएगा। सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशनशिप ओएल दिखाएगा। क्या मैं तेजी से करता हुआ निकल जाऊं? तेजी से 24 लाख, 12 लाख, 10 लाख, तो मेरे को इनकम स्टेटमेंट बनाना है, उसके बाद तो कोई टाइम लगेगा ही नहीं बेटा, उसके बाद तो कोई टाइम लगेगा ही नहीं, तो तेजी से करेंगे। जी सर, फटाफट से करके दिखा दें। 20th क्वेश्चन, इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं बेटा मैं। और मैं थोड़ा फास्ट बनाऊंगा क्योंकि थर्ड वार्म अप है हमारे पास ही। टैक्स देख रहा हूँ एट द रेट, ओ टैक्स दिया ही नहीं है, ईबीटी तक ही है। वेरी गुड वेरी गुड, चलो जी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ये दिया कितना सर? 24 लाख, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं, 24 लाख। ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा 50% दिया है इसका, 12 लाख। 12 लाख बेटा, ये कितना आ जाएगा?
फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दिखा दीजिएगा ब्रैकेट में 10 लाख इंटू 10%। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दिखा दीजिएगा ब्रैकेट में, कहीं भी इंटरेस्ट कैसे आया, 10 लाख इंटू 10%। पहला ऑपरेटिंग लिवरेज, एबीसीडी मांगा क्या, एबीसीडी लिखेंगे अगर एबीसीडी मांगा, ये भी ध्यान रखना जो मांगा वैसा लिखना ए। ऑपरेटिंग लिवरेज लिखिए बेटा, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। मैं फॉर्मूला नहीं भी लिखूं तो भी आप फॉर्मूला लिख लिख के कीजिएगा बेटा। 12 लाख बाई 2 लाख। आपको पता है लिवरेज का ज्यादा होना एक तरह का रिस्क होता है, आगे चर्चा करेंगे। लिवरेज का ज्यादा होना एक तरह का रिस्क होता है। कैसा रिस्क होता है सर? वो रिस्क होता है क्योंकि बढ़ता है तो बढ़ता भी अच्छा है, गिरता है तो गिरता भी ज्यादा है। रिस्क इज, फाइनेंस में हम रिस्क को कहते हैं फ्लक्चुएशन। रिस्क फ्लक्चुएशन होता है, तो कहीं भी ज्यादा मूवमेंट आए उसको रिस्क कहा जाता है जी। 6, इसका मतलब है सेल्स 1% बदलेगा, आप कितने बदलेंगे? 6% बदलेंगे, 6%। तो सेल्स अगर 1% बढ़ा तो आप 6% बढ़ेंगे, सेल्स एक गिरा तो आप 6% गिरेंगे। मूवमेंट, मूवमेंट को कहते हैं बेटा रिस्क हायर जी। ऑपरेटिंग लिवरेज बी पार्ट। फाइनेंशियल आप पूरा पूरा लिखिएगा, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। ईबीआईटी कितना? 2 लाख। हायर द लिवरेज हायर वुड बी द रिस्क। सी कंबाइंड लिवरेज। 12 टाइम्स का मूवमेंट भाई साहब, सोचो सेल्स में 1% का बदलाव, ईपीएस में 12 का बदलाव आ सकता है। तो अभी तुम्हारे पास डेटा नहीं है यहाँ पर। इट्स ए हाई लेवल ऑफ रिस्क। और आप एक और चीज देखते जाएं, नंबर्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ने का कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। जैसे आप देखें, अगर ये 6 आया, आप है ना दिमाग में, एक मिनट सामने देखो बेटा, थोड़ा थोड़ा ना दिमाग को भी चलाना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूले ही करे जा रहे हैं, माइंड शुड ऑल्सो वर्क वेदर आई से और डू नॉट से। आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो था वो 10 लाख रुपीज था, 10 लाख। तो आपका लिवरेज आया 6। आप सोचिए अगर फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाए, अगर फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाए तो लिवरेज क्या हो जाता? अगर फिक्स्ड कॉस्ट की जगह सपोज करो आपके पास 5 लाख रह जाता, सिर्फ 5 लाख, तो आप कल्पना करें क्या फॉर्मूला बनता। मतलब 12 लाख माइनस माइनस में 5 लाख, 7 लाख ईबीआईटी आता, तो 12 लाख डिवाइड बाय 7 वो कम हो जाता। फिक्स्ड कॉस्ट कम होना था आपका एक बिजनेस रिस्क कम करता है। सोचें कैसे सर, मैं 1 मिनट ले रहा हूं डिविएट होके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा अब दिमाग भी काम करना चाहिए। अगर कोई व्यापार शुरू करते हैं और हैवी फिक्स्ड कॉस्ट लगाते हैं, हैवी फिक्स्ड कॉस्ट लगाते हैं, अगर व्यापार अच्छा चला तो बहुत भयंकर आपको ईबीआईटी लेवल पे कमाई करके देगा, सेल्स अगर इंक्रीज हुई थी उसके साथ। लेकिन अगर व्यापार नहीं चला या कोई दिक्कत आ गई, सपोज करो रिलायंस ने 1 करोड़ 50 लाख रुपए का सेटअप कर लिया पूरा अपना, 1 करोड़ 50 लाख का सेटअप जब इन्होंने किया होगा 2016 में, वो चल गया तो अच्छा है, नहीं चलता तो सारा बर्बाद था ना। सोचें आप, हमने क्लासरूम बनाया, एक सपोज करो बच्चे आएंगे 200 400 बच्चे आएंगे, बच्चे आते हैं 20, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट लगाई हुई सारी खराब हो जाती है ना। आप सोचें, मतलब एक एंगल से सोच के देखें, आप कोई दुकान लगाते हैं, आपने बहुत खर्चा कर दिया उसमें फिक्स्ड का, बट वो उतना नहीं चल पाता। आपने रेस्टोरेंट खोला, आपने 100 कैपेसिटी का रेस्टोरेंट खोल लिया, लोग नहीं आ पाते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट एक बहुत भयंकर कॉस्ट होती है, बट इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। मैं थोड़ा थोड़ा बोलता भी रहूंगा ताकि जब थियरी का नोट लिखूँ आगे पीछे कहीं, तो आपको कम से कम दिमाग में काम करे। हायर दी फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपके पास लिवरेज ज्यादा आ गया है। इसका मतलब है अगर सेल्स थोड़ी इंक्रीज हुई तो इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा, सेल्स थोड़ी सी डिक्रीज हुई तो इंपैक्ट नीचे की साइड ज्यादा दिखाई देगा। तो सर क्या फिक्स्ड कॉस्ट का होना एक तरह का रिस्क है? ये रिस्क ही होता है। रिस्क लॉस को नहीं कहते हैं फाइनेंस में, ध्यान रखना। रिस्क इज फ्लक्चुएशन, बड़ा बड़ा कहीं कॉपी में लिखना है तो लिख लेना, रिस्क फ्लक्चुएशन को कहा जाता है फाइनेंस में, मूवमेंट को कहा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। लॉस का मतलब रिस्क नहीं होता है।
लॉस का मतलब रिस्क नहीं होता है कि लॉस कोई रिस्क लेते हैं, वो तो एक नुकसान हो गया आपका। तो जहां मूवमेंट ज्यादा है उसे रिस्क कहते हैं। समझे मेरी बात को क्या कह रहा हूं जी सर? आगे देख, मैं दिखा भी दूंगा रिस्क मूवमेंट से क्यों अटैच करते हैं। तो हायर द लिवरेज हायर इज द रिस्क इन्वॉल्व। अच्छा, उसके बाद हमसे क्या मांगा इन्होंने? ये तो मैंने एक जनरल चर्चा कर ली, हालांकि आगे आगे जहां पॉइंट्स आएंगे वहां लिखवाऊंगा आपको। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई क्या फॉर्मूला बेटा? ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 10 लाख की ये बोरविंग और 10 लाख का ये कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख। ईबीआईटी कितना आया? ईबीआईटी 2 लाख। कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा आरओआई। तो बना लेंगे, क्या दिक्कत है? डी पार्ट लिखे बेटा, डी पार्ट यहाँ लिख रहे हैं, डी पार्ट लिख रहे हैं बेटा, आरओआई। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, आपको एग्जाम में प्रॉपर दिखाना है पूरा पूरा। ईबीआईटी था 2 लाख। अब सिक्स्थ वाला इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि लिवरेज के साथ संबंध किया है ना फिफ्थ वाले पार्ट को। सॉरी, फिफ्थ वाला पार्ट जो था वो बेटा इंटरेस्टिंग था। लिवरेज के साथ अटैच किया है तो लिवरेज के एंगल से ही आंसर देंगे हम। मेरी बात को समझें, मैथमेटिक्स में आंसर कई तरीके से निकल सकते हैं, बट क्योंकि उसने फिफ्थ पार्ट को लिवरेज से अटैच करके पूछा है, मैं लिवरेज के एंगल से बात करूंगा। मैं जाऊं अपने पास फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में वो कहता है बेटा, इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 6 लाख, सेल्स इंक्रीजेस, व्हाट इज द न्यू लेवल ऑफ ईबीआईटी। मैं प्रॉपर पूरा लिखवाऊंगा, आप एग्जाम में थोड़ा सा काट सकते हैं ऊपर वाला। जैसे क्या, सुने मेरी बात को। आपका ओएल कितना, एक मिनट सुन ले, मैं पूरा डिक्टेट करूंगा वर्ड टू वर्ड, सामने देखें। आपका ओएल आया बेटा 6 टाइम्स, आपका ओएल आया 6, इसको कहते हैं सेल्स चेंजेस बाय 1%, ईबीआईटी वुड चेंज बाय व्हाट? सेल्स चेंजेस बाय 1%, ईबीआईटी वुड चेंज बाय 6%। नो डाउट ऑन दैट? नो डाउट सर, क्योंकि सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशनशिप ओएल दिखाता है। सेल्स चेंजिंग बाय 1, ईबीआईटी विल चेंज बाय 6। डन सर। अब सेल्स अगर 6 लाख से इंक्रीज होगी और एग्जिस्टिंग 24 लाख है, सेल्स विल इंक्रीज बाय 6 लाख, एग्जिस्टिंग 24 लाख है, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज? हाउ मच परसेंटेज? 25% इंक्रीज सेल्स। तो अगर सेल्स इंक्रीजेस बाय 25% एंड माई ओएल इज 6, sales increases by 25%, my OL is 6, my increase in EBIT would be what? My increase in EBIT would be what? 6 times, 6 times 150%। सर एक बार आराम से बोलो ना, थोड़ा सा आराम से, नालायक क्या बोलूं। 6 का ओएल आया, 6 के ओएल को कैसे बोलते हैं? सेल्स में 1 का परिवर्तन, मेरे यहां 6 का परिवर्तन, 6 टाइम्स ऐसे बोलेंगे। सेल्स 6 लाख इंक्रीज हो रही है, एग्जिस्टिंग 24 लाख है, सेल्स changes or increases by 25%, my OL is 6, my EBIT will increase by what? 150%। बोलो हाँ 150। तो एग्जिस्टिंग EBIT कितना है? एग्जिस्टिंग ईबीआईटी 2 लाख है सर, एग्जिस्टिंग 2 लाख। 2 लाख को 150 से इंक्रीज करना है 1.5 टाइम्स, 150% इज 1.5 टाइम्स। सो 2 लाख इंटू 1.5, 3 लाख से इंक्रीज होगा। उसने क्या मांगा है? व्हाट विल बी न्यू ईबीआईटी। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, इसने इंक्रीज इन ईबीआईटी नहीं मांगा है, व्हाट विल बी माई न्यू ईबीआईटी। तो एग्जिस्टिंग तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इंक्रीज, एग्जिस्टिंग तो रहेगा रहेगा प्लस इंक्रीज। 2 लाख प्लस 3 लाख 5 लाख कम्स। सर सांस ले लो 1 मिनट के लिए, ले लिया बेटा सांस, ले लिया। सर मैथमेटिकली और बहुत सारे तरीके से कर सकते थे ना, कि 24 लाख सेल है प्लस 6 लाख इंक्रीज होगा, 30 लाख सेल होगी, वेरिएबल कॉस्ट ये आ गया, ऐसे 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 करके कर सकते थे आप, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, कहीं पर ओएल एफएल सीएल पूछे तो आप उसकी भावना को भी समझने का प्रयास करें। वी हैव टू गिव द आंसर्स इन रिलेशन टू द लिवरेजेस ही इज यूजिंग। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जो लिवरेज को यूज किया उससे संदर्भ में हमें उसके आंसर देने हैं। और उसने वर्ड ध्यान देखिएगा, नया ईबीआईटी मांगा है। कुछ बच्चे कई बार इंक्रीज इन ईबीआईटी निकाल आते हैं, फिर वो हो जाता है क्रॉस, और फिर आके कहते हैं सर हमने तो सब कुछ ठीक किया था, स्टेप के नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जो फाइनल आंसर है उसको कैसे नंबर मिलेगा? वो इंक्रीज दिखाया आपने, जबकि उसने नया मांगा है। नया का मतलब एग्जिस्टिंग प्लस न्यू। मैं तेजी से लिखूं जो बोला हूं सारा।
सेल्स ईबीआईटी क्या रिलेशनशिप, 6 को कैसे रीड करते हैं, सेल्स कितने परसेंटेज बदलेगा, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी में इंक्रीज इन ईबीआईटी ऐड कर देंगे, नया ईबीआईटी आएगा। सर अब तेजी से कर दो, बोल दिया आपने बहुत सारा कुछ। ई पार्ट लो जी लो, मैं यहां लिखता हूं बेटा ई पार्ट लिखिए। OL of 6 मीन्स इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 1%, मैं पूरा लिख रहा हूँ, ये अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर लीजिएगा इतना लिखना, बट लिख देते तो एग्जामिनर को एक कॉन्फिडेंस आता है कि बच्चे को सब कुछ पता है, हाउ टू रीड दैट नंबर ऑल्सो। OL of 6 मीन्स OL of 6 means beta if sales increases by 1%, आप एग्जाम में INCREASES इंक्रीज के पूरे स्पेलिंग लिखना, ऐसा मत लिखना इंक्रीजेस, ये मेरा करने का तरीका है। OL of 6 means if sale increases by 1%, then EBIT will increase by ये रिलेशनशिप मेरे को पता है 6 को कैसे रीड करते हैं। सेल्स इंक्रीजेस बाय हाउ मच परसेंटेज, 6 लाख। एग्जिस्टिंग क्या था 24, देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज, इसका मतलब है सेल्स में कितना इंक्रीज आया बेटा 25%। हेंस EBIT वुड इंक्रीज बाय EBIT would increase by 150%. Therefore, new EBIT. New EBIT. Old EBIT. वो कितना था सर, नालायक कॉपी में देखो कितना था बेटा 2 लाख प्लस इंक्रीज इन EBIT। न्यू EBIT आ गया बेटा। अब थोड़ा सा आज का काम स्टार्ट करें सर, इतना वार्म अप भाई साहब, देखना कितने होमवर्क के क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे। अगर ये हो जाए तो मैं आज का काम शुरू करूंगा। आगे जाने के लिए मुझे ना कुछ रेशोज की जरूरत पड़ेगी, 2-1 रेशोज की अभी, तो उनको मैं लिखवाऊंगा। जहाँ जहाँ जो यूज़ होगा मैं वहाँ वहाँ लिखवाता जाऊँगा बेटा। रेशोज़ चैप्टर नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझना, बट एक चीज़ है कि जब तक हम रेशोज़ में जाएंगे काफ़ी सारी रेशोज़ की अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी अपनी। मैं चल सकता हूँ बेटा? जी सर। लो जी लो, लिखिए बेटा, नोट की तरह लिख लें, नोट डिफरेंटिंग कलर पेन यूज़ करेंगे। नोट एक रेशो जो एडिशनल काम आएगी, पीछे वाली जो है वो तो काम आ ही रही है, एक एडिशनल काम आएगी हमें एसेट टर्नओवर रेशो। सर हमने किया है इस रेशो को कहीं फाउंडेशन में, कहीं किया है, बहुत बढ़िया बात है, किया, फिर से कर लेंगे। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, सेल्स से संबंधित। हालांकि डिटेल चर्चा हम रेशियो चैप्टर में करेंगे कि ये टर्नओवर क्या बताता है, मैं यहां बता रहा हूं, जैसे एक हल्का सा लिखवा दूंगा, ये रेशियो था सेल्स,
तो ये रेशो बन जाएगी सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स बेटा, सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। मैं कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर इफ एंड बट नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि इसका एनालिसिस हमें करना ही पड़ेगा आगे, तो वहाँ जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे मैं रेशो चैप्टर में अपने आप लिखवा दूंगा आपको। यहाँ के लिए मुझे क्या समझना है, इट्स अ टर्नओवर, एसेट टर्नओवर, मेरा एसेट एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इज माय एसेट जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ सेल्स, टर्नओवर हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं हल्का सा फॉर्मूला लिखूंगा, इंटरप्रेट नहीं करूंगा, छोटा सा नंबर लूंगा, आप नंबर लिखेंगे, फिर दोनों एक साथ रीड करेंगे, क्या करेंगे, एक साथ रीड करेंगे। आप लिख लें बेटा, फॉर्मूला क्या होता था सर, इट्स अ सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। तो सेल्स डिवाइड बाय, जैसे मैंने कहा एसेट टर्नओवर, तो सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। ऐसे हमारे पास कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं सेल्स संबंधित, एक आधा फॉर्मूला सीओजीएस संबंधित भी आगे जाके बन जाएगा बेटा। तो अभी के लिए सिर्फ क्या लिखें, सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, एग्जांपल, और ये है आपकी कंपनी, स्टूडेंट्स, दिस इज माय कंपनी एमजी। ऊपर का एनालिसिस कैसे रीड करते हैं सर, इसको रीड अभी कर लेंगे, चिंता मत करें। एग्जांपल लिखिए बेटा, हम दोनों की कंपनियां 10-10 लाख रुपए की सेल करती है सर, रुपीस, ब्रैकेट में लिख लें बेटा, दोनों की कंपनियां 10-10 लाख रुपए की सेल करती है, ब्रैकेट में लिख लें बेटा 10-10 लाख रुपीस। एसेट्स, एसेट्स, आपने 4 लाख रुपए के एसेट लगा रखे हैं और मैंने 5 लाख रुपए के। अच्छा, हाँ, हमने 4 लाख के और आपने 5 लाख के, जी हाँ। और इसे टाइम्स में बोला जाता है, तो फॉर्मूले में अगर पुट करते सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट लिख लो एक बार, फिर मैं रीड करूंगा, 2.5 टाइम्स, इसे बोलेंगे 2 टाइम्स। ओ अच्छा, बोल लिए सर। अब आगे बताओ, 2.5 और 2 टाइम्स। अब जरा सुने मेरी बात को, फॉर्मूले की ऐसे की तैसी कराओ, फॉर्मूले को छोड़ दो, फॉर्मूले को छोड़ दो, और ये बताओ आम आदमी को समझाते तो क्या समझाते, कोई इंजीनियर आपके सामने बैठा है, कोई डॉक्टर बैठा है आपके सामने, उसे कहते हम 10 लाख की सेल करते हैं और 4 लाख रुपए एसेट लगाते हैं, तो 4 लाख रुपए लगाकर 10 लाख रुपए का टर्नओवर करते हैं, सेल्स करते हैं, और एमजे 5 लाख का एसेट लगाते हैं और 10 लाख की सेल करते हैं, तो बताओ अच्छा कौन, भाई 10 लाख की सेल आप करते हो, 10 लाख की सेल मैं करता हूं, आप 4 ही लाख एसेट लगाते हो, मैं 5 लाख एसेट लगाता हूं, यू आर बेटर ऑफ, यू आर बेटर ऑफ, आप बढ़िया कर रहे हो ना, efficient, your assets are working much more efficiently, are they working better than the industry or not, इंडस्ट्री क्या कॉन्सेप्ट था उसको छोड़ देंगे अभी, आप ये बताएं कि आप मुझसे बेहतर कर रहे हैं, बोलो हाँ, हमसे बेहतर कर रहे हैं ना सर, आपसे बेहतर तो कर ही रहे हैं, कैसे, क्योंकि 10 लाख की सेल करते हो और 4 लाख एसेट लगा के करते हो, तो मेरे से तो बेटर कर ही रहे हो ना। 2.5 टाइम्स, 2.5 को कैसे रीड किया जाएगा सर, 2.5 टाइम्स मीन्स 1 रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टोटल एसेट जनरेट सेल्स ऑफ 2.5, 1 rupee of investment in asset generates 2 point generates सेल्स ऑफ रुपीज 2.5। तो आप 4 लाख लगा के 10 लाख की सेल करते हो, मैं 5 लाख लगा के 10 लाख की सेल करता हूं, इसका मतलब आप 1 रुपए लगाकर 2.5 रुपए की सेल करते हो, मैं 1 रुपया लगाकर 2 रुपए की सेल करता हूं, तो यू आर बेटर ऑफ देन मी। तो नीचे लिख लें 2.5 को रीड करो बेटा, फिर इसका एक जनरल सेल्स बाय उसका एक जनरल वही बन जाएगा, उसे कैसे रीड करेंगे, इसे रीड किया जाता है सेल्स जनरेटेड पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, सेल्स जनरेटेड पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसेट। और फिर मैं आपसे पूछूंगा हायर दी बेटर, लोअर दी बेटर, हायर दी बेटर, हायर दी बेटर क्यों, क्योंकि आपने 1 रुपया लगाया, मैंने भी 1 रुपया लगाया, आप 2.5 रुपए की सेल करते हो, मैं 2 रुपए की सेल करता हूं, इससे कुछ अर्थ और भी निकल सकते थे कि इसका मतलब आपके एफिशिएंट अच्छे काम कर रहे हैं, स्फूर्ति से काम कर रहे हैं, मेरे मेरे क्या है बुढ़ापे में काम कर रहे हैं, उनमें जंग लग गया है, बुढ़ापा आ गया है, डेप्रिसिएट हो चुके, कुछ भी हो सकता है, वो मतलब उनकी एफिशिएंसी कम है, वो सारा पार्ट जो होता है अलग अलग भाषाओं में बोला जा सकता है। तो पहले 2.5 टाइम्स को लिखिए बेटा, कैसे रीड करते हैं, 2.5 टाइम्स मीन्स लिखिए बेटा, 2.5 mean, 2.5 times mean 1 rupee of investment in, 1 rupee of investment in total assets,
1 rupee of investment in total assets generates sales of rupees. ₹1 of investment in total asset generates sales of rupees 2.5. अब मैं इसका जनरल वो लिखा रहा हूं कि जनरली इसे कैसे बोलते हैं, जनरल भाषा में बोलो बेटा, लिखें सेल्स जनरेटेड पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स. सेल्स जनरेटेड पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स. Sales generated per rupee of investment in assets. Higher the ratio, better it is. Higher the ratio, better it is. सर ऐसा क्यों बोला हायर द रेशियो बेटर इट इज? क्योंकि आप खुद सोचे ना, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की सेल जनरेट करते हो, तो ज्यादा होगा तो अच्छा ही होगा ना. इसमें क्या मैंने बुरा बोला, ठीक ही तो बोला. सेल्स जनरेटेड पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, हायर द रेशियो बेटर इट इज. सेकेंड पॉइंट लिखें बेटा, सेकेंड पॉइंट, ये सेकेंड रेशियो लिख लें. सेकेंड पॉइंट का सेकेंड रेशियो, या आपने कॉस्टिंग में या कहीं की होगी, मैं सिर्फ रेशियो लिखवा रहा हूँ, ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ. ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की तरह है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो. बीवी रेशियो, बीवी रेशियो नहीं भाई, पीवी रेशियो. काय की बीवी, पीवी पीवी पीवी, उम्र हुई नहीं है बीवी. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती है. लिख के बताएं अपने आप, मन से बताएं क्या होता है. लिख लिया ना आपने, क्या था, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स. हाँ सर, भूल गए हो. कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स. सर याद दिलाना कहाँ किया था, कॉस्टिंग में किया होगा हो सकता है. कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, ये दो रेशियोज मेरे को काम आएंगी. अभी मैं आगे चलूं, क्वेश्चन देखूं जरा बेटा तेजी से. एक नोट और लिखवाना है. चलो सर एक बार क्वेश्चन कर लेंगे फिर लिखवाना वो नोट, तो अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन करने पहले. एक और इंटरेस्टिंग एनालिसिस करेंगे, वो जाते जाते कर लेंगे. नहीं तो अभी करा दूंगा तो कहेंगे भाई एनालिसिस पे एनालिसिस, एनालिसिस पे एनालिसिस करे जा रहे हो. अच्छा, पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जी आए. हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे सर, आ जाओ बेटा. 8th क्वेश्चन देखें. A company has the following balance sheet as on 31st March. A company has the following balance sheet as on 31st March 2006. ये बैलेंस शीट दी है आपको. 1 करोड़ शेयर 10 रुपए के हिसाब से, 10 करोड़ रिजर्व सरप्लस दिए हैं, 15% डिबेंचर्स दिए हैं, करंट लाइबिलिटी दिए हैं 40 करोड़, और ये एसेट दिए हैं. ये 40 करोड़ आ गए बेटा, बोलो हाँ 40 आ गए. एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है नीचे, ये पेज नंबर दिखाओ सर, 33. अरे डिविजिबल नहीं है 33, हाँ लेकिन इंपॉर्टेंट है. फिक्स्ड कॉस्ट 8 करोड़ लिखता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट भी एक तरह का फिक्स्ड ही होता है ना, इसलिए वो बार बार लिखता है. हालांकि नहीं लिखता तो भी हम मान लेते हैं कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही होता है बेटा, हम मान लेते हैं, और तो कोई चारा भी नहीं ना अपने पास, वो मान लेते डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस. हाँ, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, इसका मतलब सेल्स का इतना प्रपोर्शन. टोटल एसेट टर्नओवर, ओ इसके लिए करवाया क्या. हाँ, इनकम टैक्स रेट. कैलकुलेट दी फॉलोइंग, इसमें लिख दीजिए कैलकुलेट दी फॉलोइंग, और हम इसमें कमेंट भी करेंगे, एंड कमेंट्स ये ऐड कर लीजिए बेटा. तो यहाँ है ना, कमेंट भी करेंगे कुछ कुछ जी, आप लिख लीजिए. हाँ मैं लिखवा दूंगा. कैलकुलेट दी फॉलोइंग इन कमेंट, और अर्निंग पर शेयर निकालना है, OLFL CL निकालना है. आप कमेंट लिख लीजिए. उसके बाद नीचे देखिए, आपको EPS OLFL CL तीनों निकालना है बेटा. अब मेरे को एक बात बताएं, कैसे निकल सकता है OLFL CL, कैसे निकल सकता है OLFL CL. इनकम स्टेटमेंट चाहिएगा, इनकम स्टेटमेंट चाहिएगा. जरा 1 मिनट दिमाग अपना लगाएं बेटा, 1 मिनट अपना दिमाग लगाएं.
कि आप इनकम स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे। अब सोच के बताना मुझे, इनकम स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे, आपके पास क्या क्या डेटा है और क्या क्या डेटा चाहिए बस। हाँ, क्या क्या डेटा है बेटा और क्या क्या डेटा चाहिए। सर पहले तो मैं इनकम स्टेटमेंट को पिक्चर बनाता हूं दिमाग में। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, टैक्स और पैट ऐसे आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर दिए हैं, सारा कुछ दिया है, सिर्फ एक चीज नहीं दी। सारा फिगर अवेलेबल, एक चीज नहीं है, क्या सेल्स नहीं है। सेल्स अगर मेरे को एसेट टर्नओवर पता है, भाषा में बोले एसेट टर्नओवर पता है और ये पता है टोटल एसेट्स, क्या मैं सेल्स निकाल सकता हूं। ढाई को कैसे रीड करेंगे, 2.5 को, 2.5 को कैसे रीड करेंगे, 1 रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसेट, 2.5 ऑफ सेल्स, 1 रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसेट, 2.5 ऑफ सेल्स। अगर 40 करोड़ हैं आपके पास, 40, तो 2.5 इंटू 40 वॉट, 100, 2.5 100 करोड़। तो एक बार सेल आ गई 100 करोड़ की, फिर तो सारा कर सकते हैं ना। मेरी बात को समझ गए कैसे रेशो अप्लाई करेंगे। तो भाषा बोलना भी आसान हो जाता है, मैं फॉर्मूला लिख के ही करूंगा। सेल्स आ गया, इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा, उसके बाद ओएल एफएल सीएल। हम उसको कैसे लिखेंगे सर, ओएल एफएल सीएल को कमेंट में अपने आप लिखा दूंगा, आपको चिंता नहीं करें कि आप ओएल को रिस्क का पैरामीटर होता है, ये भी रिस्क का होता है, ये भी रिस्क का होता है। ये फिक्स्ड कॉस्ट के कारण होता है, ये किसके कारण होता है सर, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट एंड दिस बिकॉज ऑफ व्हाट, कंबाइन। तो पहले हम इनकम स्टेटमेंट की बात करेंगे। सोल्यूशन लिखिए बेटा, सोल्यूशन नंबर 8। ATR इज इक्वल टू, आप पूरा लिखना है एसेट टर्नओवर। हंड्रेड करोड़ आ गया बेटा। अब जरा इनकम स्टेटमेंट का ढांचा बनाने की कोशिश करें बेटा, इनकम स्टेटमेंट का ढांचा बनाने की कोशिश करें जरा। जी सर, अपने बनाएं, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ आपके। हाँ सर, आप पीछे पीछे, और क्या, आप आगे मैं पीछे, तू चल और मैं आया, फटाफट से चलेंगे। इधर बना देंगे इनकम स्टेटमेंट, अमाउंट इन रुपीज करोड़ लिख दीजिएगा। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट रेशो दिखाना सर। वेरिएबल कॉस्ट रेशो तो बेटा 65%, 65। फिक्स्ड कॉस्ट 8 दिया था, ये भी दिया ना, ये दिया भाई, ये दिया। और 15% ऑफ 20, टैक्स एट द रेट क्या था, 40% था सर। 9.6। अब उसने मांगा क्या था, ईपीएस मांगा था। मैं एक बार साइड कर रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ क्या क्या मांगा था, और उसके बाद बात करेंगे। 1 करोड़ शेयर है, ईपीएस मांगा है उन्होंने, ईपीएस ओएल एफएलसीएल और कमेंट इनमें लिखेंगे, ओएल एफएलसीएल में लिखेंगे, वो बता दूंगा अपने आप आपको।
1 करोड़ शेयर दिए हैं आपको, तो ईपीएस तो आसानी से निकल जाएगा। 1234 दिए तो 1234 ही लिखिएगा बेटा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1234, 1234 ईपीएस। आप पूरा पूरा अर्निंग पर ऐसे लिखना, कैसे लिखना एग्जाम में देख लो। फॉर्मूला भी प्रॉपर लिखना है आपको। यहाँ पैट वर्ड लिखा है तो पैट लिख रहा हूँ। गिरगिट की तरह रंग बदलना है, जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। रट्टा नहीं मारना है कि फॉर्मूला वही है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब मेरा यहाँ क्वेश्चन पैट पे खत्म हो रहा है तो मैं पैट लिखूंगा ना बेटा। मैं क्या लिखूंगा? पैट लिखूंगा, पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा, 8 से 10 नंबर का। 14.4 सेकेंड ओएल ऑपरेटिंग लिवरेज। सेकेंड ओएल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना है? 35। ईबीआईटी है बेटा, ये आया ना ईबीआईटी, ये 27। 1.296। 1.296 बेटा। इट अराइजेज ड्यू टू व्हाट? इट अराइजेज ड्यू टू व्हाट? अब नीचे लिख देंगे इसके कमेंट में बेटा। इट अराइजेज ड्यू टू व्हाट? इट अराइजेज ड्यू टू presence of fixed cost in cost structure. It shows relationship between what? It shows relationship between sales and EBIT। और उसको ऐसा भी बोला जाता है, it indicates sensitivity। sensitivity is movement, sensitive, how sensitive? sensitivity of a earning before interest and tax with respect to, या with respect to सेल्स। मतलब अगर आपका सेल्स में बदलाव आए तो ईबीआईटी में कितना बदलाव आएगा वो बताता है। और अगर ये लोअर होता है तो रिस्क कम होता है। उसकी चर्चाएं हम आगे कर लेंगे, उसकी चिंता आप नहीं करना। मैं इसके बाद ही शायद अगर टाइम मिला आज ही बता दूंगा कि फ्लक्चुएशन को रिस्क क्यों कहते हैं। आप पहले इसमें लिख लें, नीचे लिखिए इट इंडिकेट्स। कमेंट में क्या क्या लिखना अगर कमेंट मांगेगा वो। रिसेंटली भी क्वेश्चन आया है ये, बहुत रिसेंटली भी एग्जाम में। इट इंडिकेट्स फिक्स्ड कॉस्ट इन कॉस्ट स्ट्रक्चर और इट अराइजेस ड्यू टू, अराइजेस ड्यू टू। सेकेंड लिखें, it shows a relationship between sales and EBIT। ये मैंने लिखी बेटा जनरल भाषा, अब मैं टेक्निकल भाषा लिख रहा हूं। इट इंडिकेट्स सेंसिटिविटी ऑफ, sensitivity movement, how sensitive EBIT is। it indicates sensitivity of EBIT
with respect to change in sales at a particular level. सेंसिटिविटी का मतलब है मूवमेंट, इट इंडिकेट्स मूवमेंट ऑफ ईबीआईटी विद रिस्पेक्ट टू सेंसिटिव। हम आगे जाके ये वर्ड सीखेंगे कहीं और चैप्टर में, तब और भी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। अभी के लिए इतना लिख लीजिए चाहे, सेंसिटिविटी कितना सेंसिटिव है। जैसे हम कहते हैं ना, ओ दांत में दर्द हुआ, ओ डॉक्टर कहता है कॉफी पीने से, कॉफी से आपके गर्म से आपके दांत सेंसिटिव हैं, ठंडा खाने से आपके दांत ऐसे करते हैं। तो कई जगह सेंसिटिव होते हैं ना, सेंसिटिव हो जाता है, वो सेंसिटिविटी कहते हैं कि इसके ऐसे करने से क्या होता है आपके साथ, झंझनाहट। तो इट इंडिकेट सेंसिटिविटी ऑफ अ ईबीआईटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सेल्स एट अ पर्टिकुलर लेवल। और आगे हम देखेंगे बिजनेस का रिस्क भी बताता है। वो पॉइंट्स मैं अभी लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं तो बनते जाएंगे। तो ये रिस्क का पैरामीटर भी होता है। लोअर एक मूवमेंट कम दिखाता है बेटा, एक मूवमेंट कम दिखाता है। तो ये बातें हम अपने पास आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और भी आएंगे। फिर क्या होगा, एग्जाम में जब आपको एनालिसिस लिखना हो तो सारों को कंसोलिडेट करके आप लिख सकते हैं। बट इतना बहुत है लिखने के लिए, जो एग्जाम में आंसर आएगा उतना बहुत होता है लिखने के लिए। तो किसके कारण आता है, वैसे ही एफएल को बात कर लिया। एफएल अभी एफएल निकालेंगे। एफएल किसके कारण होता है, पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अभी प्रेफरेंस डिविडेंड सीखा नहीं है, पर्टिकुलर क्वेश्चन की। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच कॉस्ट, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, उसके कारण होता है। यस। और अगर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो तो आप सेफ होते हैं ना, सेफ होते हैं। तो लिवरेज बता देगा हमें, ये मैं दिखाऊंगा कैसे बताएगा आपको, वो दिखा देगा कि वो कम होता है। तो जब आपका लिवरेज कम आता है तो इसका मतलब रिस्क कम आएगा, आपका रिस्क कम आएगा, आपका वो दिखेगा। वो सेकंड वाले फॉर्मूले में तो बहुत आसानी से दिखेगा। तो एफएल की बात करें, एफएल की अगर बात करें सेकंड बी पार्ट, तो वो आएगा बेटा कितना, ईबीआईटी डिवाइड बाय व्हाट, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, बी पार्ट लिखें बेटा। सेकंड मतलब थर्ड पार्ट आ गया आपके पास। ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई 24, 1.125। अभी देखिए कितना कंफर्ट लेवल है। सर आपको क्या पता कंफर्ट लेवल है, मेरी बात को ध्यान से सुने, मैं अलग अलग एंगल से बात करूंगा, मैं अलग अलग एंगल से बात करूंगा, पहले मेरी बात को सुन लें। ईबीआईटी और ईबीटी में डिफरेंस क्या है, ईबीआईटी और ईबीटी में डिफरेंस क्या है, इंटरेस्ट का है ना, बोलो हाँ इंटरेस्ट का है। 27-24 में इंटरेस्ट 3 आ रहा होगा, देखो जरा 27-24 का डिफरेंस 3 आ रहा होगा बेटा, देखो कॉपी के आपके, मैं पलट नहीं रहा हूं पन्ने को, 3 आ रहा है। तो आप देखें अगर 3 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट करना है और 27 करोड़ का ईबीआईटी है, कुछ बच्चों ने शायद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हो सकता है आप पढ़ के आए हो फाउंडेशन में, नहीं भी पढ़ के आए तो चिंता मत करो कि 27 करोड़ 27 करोड़ कमाता हूं और 3 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना है, 9 टाइम्स आई एम सेफर, 9 टाइम्स भाई। ईबीआईटी 27 का 24 रह जाए, 20 रह जाए, 18 रह जाए, 15 रह जाए, 10 रह जाए, 5 रह जाए, तो भी मैं इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा। आप सोचें जिन्होंने पैसे दिए होंगे आपको वो कितने सेफ साइड में हैं कि 27 करोड़ का ईबीआईटी एंड यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ ओनली 3 करोड़ ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस देखें तो इसका मतलब है इट्स अ वेरी सेफ इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो इंटरेस्ट का कॉस्ट कम है, हम सेफ साइड में यहां पर। इट राइजेस ड्यू टू व्हाट रीजन सर, इट राइजेस ड्यू टू व्हाट, इट राइजेस ड्यू टू डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कितना कैपिटल स्ट्रक्चर है, इंटरेस्ट कॉस्ट के कारण राइज हो रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यहां इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत छोटा है सर, पता कैसे चला, अगर इंटरेस्ट कॉस्ट बड़ा होता, आई होप बड़े बच्चों की तरह सोचो, अगर इंटरेस्ट कॉस्ट बड़ा होता तो 27 डिवाइड बाई 24 नहीं आता, वो छोटा नंबर आता, तो ये रेशो बढ़ जाता। सर एक नंबर से सोचो ना, जैसे अभी 3 करोड़ है, 27/24, आप इसको इंटरेस्ट को रफली 10 करोड़ कर दो, 10 करोड़ कर दो रफली। अगर आप इसको 10 करोड़ कर देंगे इंटरेस्ट को, तो 27 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 17, 17, 1.589। आप समझ रहे हैं, ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब जितना ये छोटा है उतना इंटरेस्ट कॉस्ट कम है आपका। इंटरेस्ट कम, कॉस्ट कम होना
कंपनी के लिए भी फायदेमंद होता है और जिसने पैसे लगाए हैं उसके लिए भी सेफ्टी है। हो सकता है कुछ बच्चे फाउंडेशन में करके आए इंटरेस्ट कवरेज रेशो, हाउ सेफ माई इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी, और या कंपनी कितना कंफर्टेबल है इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाए, तो वो ये फाइनेंशियल लिवरेज बताता है। और ये हमने पहले भी बात की है, अलग ढंग से की है, कि अगर कंपनी अच्छा कमाती है और इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाती है तो उस पैसे का जो बाकी इनकम होती है वो इक्विटी शेयर्स को चली जाती है। अब मैं इसको लिखवा दूं बेटा, लिखें लिखें। इट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, that is that is debt in capital structure। इसका मतलब है कि कितना डेट ले रखा है आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, उस पर डिपेंड करता है। जी सर। इन प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट मतलब गिवन में सिनेरियो, फाइनेंशियल लिवरेज इज वेरी कंफर्टेबल since since interest cost in present scenario, in present होगा शायद, सॉरी, in present scenario in financial leverage is very comfortable since interest cost is small oblique less with respect to EBIT level. It arises due to presence of interest cost in interest cost, that is debt in capital sector। आप कितना डेट लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। इन प्रेजेंट सिनेरियो एफएल इज वेरी कंफर्टेबल सिंस इंटरेस्ट कॉस्ट इज स्मॉल या लेस विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि 3 करोड़ का आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, 27 करोड़ का ईबीआईटी है, तो आप बहुत कंफर्टेबल हैं विद रिस्पेक्ट टू। तो ये सेंसिटिविटी बता रहा है, सेंसिटिविटी बता रहा है आपको बेसिकली। भाषा अलग अलग कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, बट आप एक आम आदमी की भाषा में सोचे तो बहुत कंफर्टेबल लेवल पे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट भी बहुत कंफर्टेबल लेवल पे थी, ये भी बहुत। तो कंबाइंड लिवरेज भी आपका क्या आ जाएगा? कंबाइंड लिवरेज को मैं कैसे लिखूंगा? कंबाइंड लिवरेज होता है वो क्या चेक करता है? कंबाइंड लिवरेज चेक्स दी प्रेजेंस ऑफ, या आपने कितना फिक्स्ड कॉस्ट लगाया है या इंटरेस्ट कॉस्ट आप बियर कर रहे हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो वो चेक क्या करेगा? हाउ सेंसिटिव द चेंज इन ईपीएस विल बी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन व्हाट, सेल्स, वो ये देख करेगा। और ये तीनों मेजर के रिस्क के मेजर होते हैं। यस, ये तीनों रिस्क के मेजर होते हैं। जो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है वो बिजनेस रिस्क को मेजर करता है कि कितनी मैंने फिक्स्ड कॉस्ट लिखा है। ये मैं अलग से नोट लिखवाऊंगा इसका, थियरी का। बिजनेस रिस्क को चेक करता है, क्योंकि किसी व्यापार के लिए फिक्स्ड कॉस्ट का होना जरूरी है बेटा। फाइनेंशियल कॉस्ट मैं अवॉइड कर सकता हूँ, मैं छोटा व्यापार कर रहा हूँ, मेरे को लोन नहीं लेना है, वो भी तो, लेकिन रिस्क है। रिस्क क्यों है? क्योंकि लोन लिया, इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, कमाई नहीं हुई तो मारा जाऊंगा ना। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट लगाए बिना मैं व्यापार नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, अनअवॉइडेबल की तरह होगा। और कंबाइंड दोनों। तो किसी भी बिजनेस को एक लेवल का रिस्क लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो अपना बचाव कर सके। फाइनेंशियल रिस्क को वो अवॉइड कर सकता है, अपने पैसे से लगा ले या थोड़ा सा लोन लेके कर ले, छोटे लेवल पे काम कर ले। लेकिन बिजनेस रिस्क में जितना नेसेसिटी है फिक्स्ड कॉस्ट, उतना उसको लगाना पड़ता है। कंबाइंड लिवरेज उसको दिखाती है बेटा। जी, नेक्स्ट पार्ट लिखिए बेटा, फोर्थ। कंबाइंड लिवरेज। निकालें अपने आप। 1.296। 1.458।
लिखिए बेटा। कंबाइंड लिवरेज हाउ सेंसिटिव द चेंज in EPS is with respect to change in sales. It shows how sensitive the change in EPS. सिंपल भाषा में लिखें सर, दैट इज इट शोज रिलेशनशिप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इट शोज हाउ द मूवमेंट इन द ईपीएस विल कम, हाउ द, और जनरल भाषा लिखनी होती है सेंसिटिविटी का, हाउ द मूवमेंट इन ईपीएस विल कम इफ द मूवमेंट इन द सेल्स कम्स। हाउ सेंसिटिव, सेंसिटिव को वही चेक कर रहे हैं कि कितना रिलेशनशिप दिखा रहा है वो चेंज इन ईपीएस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सेल्स। जी सर। इट अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अभी इस प्रेजेंट एग्जांपल की बात कर रहा हूं, इट अराइजेज ड्यू टू fixed cost, it arises due to presence of fixed cost in cost structure and interest cost in capital structure. ये आपको चेक करता है या बताता है कि जो बिजनेस काम कर रहा है कितना फिक्स्ड कॉस्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट इन कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्टिंग का पार्ट होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट ये कैपिटल डिसीजन का पार्ट होता है, इसलिए हम बार बार यूज कर रहे हैं वर्ड द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको लग रहा होगा सर ये वर्ड ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि डेट ले ना लें वो कौन सा डिसीजन था आपके पास, डेट ले ना लें या डेट कितना लें वो कैसा डिसीजन था, वो एक कैपिटल डिसीजन था, कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन था, इसलिए ऐसा लिखा जाता है इंटरेस्ट कॉस्ट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। OL, FNL, CL आर ऑल मेजर्स ऑफ रिस्क। आप इतना वर्ड लिख के छोड़ दीजिए, आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं डिटेल में बात करूंगा। मेजर्स ऑफ रिस्क, रिस्क इज अ फ्लक्चुएशन, मूवमेंट को बात कहते हैं बेटा। OL, FL एंड CL आर मेजर्स ऑफ रिस्क। एक बिजनेस का रिस्क दिखाता है, एक फाइनेंशियल का रिस्क दिखाता है, एक कंबाइंड रिस्क दिखाता है। OL, OL, FL एंड CL आर मेजर्स ऑफ रिस्क। चल सकते हैं बेटा आगे। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा आपके पास क्या क्या आया। उसने मांगा था हमसे क्या, उसने मांगा था हमसे EPS 14.4, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या दिखाता है आपको, फाइनेंशियल लिवरेज वो क्या दिखाता है बेटा, और कंबाइंड लिवरेज वो क्या दिखाता है। तो हमने कहा कि तीनों ही मेजर के रिस्क होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो रिस्क के मेजर होते हैं। रिस्क फ्लक्चुएशन को कहते हैं, रिस्क फ्लक्चुएशन को मैं थोड़ा सा एक फ्लक्चुएशन बता दूं रिस्क क्यों कहते हैं, मन में दिमाग में ख्याल आए तो। सामने देखो, सामने देखो बेटा, राम और श्याम दो भाई हैं, राम और श्याम दो भाई हैं, दोनों पेपर देने गए सीए के। कोई भी एग्जाम्पल क्लास में लिया गया, किसी भी जीवित मृत व्यक्ति से अटैच ना किया जाए, डिस्क्लेमर है, कोई अपने साथ अटैच ना करे, एग्जाम्पल्स आर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पल्स। हाँ किसी से, ये एस भी नहीं है, श्याम है बेटा, श्याम, राम और श्याम
दो भाई पेपर देने गए, इनसे पूछा कितने नंबर आएंगे, इसने कहा जी 60 नंबर, इसने भी कहा 60। राम से पूछा गया फ्लक्चुएशन कितनी होगी, इसने कहा फ्लक्चुएशन हो सकती है प्लस माइनस। आपने ना स्टैंडर्ड डिविएशन किया होगा कुछ, डिविएशन मैं मान रहा हूँ, डिविएशन प्लस माइनस कितने होते हैं, इसने कहा जी प्लस माइनस 15 हो सकते हैं। तो हमने कहा अच्छा, नीचे में 45 नंबर आएंगे, ऊपर में 75 नंबर आएंगे, बोलो हाँ। ये होगा ना कि 60 नंबर से स्कोर करूंगा, प्लस माइनस 15 का उतार चढ़ाव हो सकता है, नीचे में 45 और ऊपर में 75। अच्छा कोई बात नहीं। शाम से पूछा गया, शाम ने कहा जी मेरे को तो फ्लक्चुएशन ज्यादा लग रही है, डिविएशन ज्यादा लग रहा है, 25 का, 25 का मूवमेंट आ सकता है, मतलब 85। अच्छा तो इसका मतलब हमने कहा अच्छा, तो ऊपर में कितने 60 प्लस 25 85 नंबर आ सकते हैं, नीचे में कितना, नीचे में सर मई आफ्टर नवंबर, नवंबर आफ्टर मई दोबारा आ सकता है। 40 से कम हो जाएंगे ना, मेरी बात को समझे मैं क्या कह रहा हूं, बुरा नहीं मानना, मैंने इसलिए कहा था, कोई दिल पे अटैच मत करना। फ्लक्चुएशन को समझे, रिस्क फ्लक्चुएशन क्यों होता है, रिस्क इज अ फ्लक्चुएशन, पैरामीटर ऑफ अ फ्लक्चुएशन। तो आपके पास 15 का मूवमेंट है, अपसाइड और डाउनसाइड दोनों में कम है, रिस्क कम है, रिस्क फ्लक्चुएशन को कहते हैं हम। और अगर 25 का मूवमेंट है तो भाई ऊपर भी जंप ज्यादा है और नीचे भी क्या है, मई के बाद नवंबर है, नवंबर के बाद दोबारा मई है। जनवरी तो वन ऑफ द टाइम ऑप्ट आउट आया, वैसा हमेशा नहीं आएगा सर, जनवरी जनवरी में वैसे भी ऑप्शन नहीं आएगी आपके पास। तो मेरी बात को समझ रहे हैं, इसका मतलब वो फेल हो जाएगा नीचे, 35 नंबर 40 से कम हो जाएंगे। आप कल्पना कर रहे हैं रिस्क क्यों कहते हैं, इसलिए इसे रिस्क का पैरामीटर कहा जाता है। चल सकते हैं बेटा आगे, यस सर आगे चल सकते हैं। अच्छा अब मेरी बात को सुने, और तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था अभी रिसेंटली एग्जाम में भी आया, मैं एक बार आपको होमवर्क लिखवा दूं, फिर देखेंगे कितना टाइम है, आज करेंगे आज करेंगे, ताकि फिर मैं डिस्कस कर लूंगा। जरा होमवर्क लिखें, मैं आपके लिए ना होमवर्क की लिस्ट बना के लाया हूँ आज, इनफैक्ट मैं भूल जाता हूँ क्या होमवर्क देना है, और मेजोरिटी आंसर्स दिए हैं सारे, तो आप मुझसे आंसर की अपेक्षा नहीं करना, कुछ बुक्स में दिए हैं, इनमें तो तौहीन है। जैसे 6th को होमवर्क लिखिए बेटा, 6th को लिख लें होमवर्क, मैं पढ़ता भी जाता हूँ। द रिलेटिंग डेटा रिलेटिंग टू कंपनीज आर गिवन, कंपनी ए कंपनी बी, इक्विटी शेयर डिबेंचर यूनिट्स में दिए हैं बेटा, ये सेलिंग पर यूनिट दिया है, सेल्स निकाल सकते हैं जी, वेरिएबल कॉस्ट यूनिट में दिया है, निकाल सकते हैं, बोलो हाँ निकाल सकते हैं, और आपको ओ एल एफ एल सी एल निकालना है। अब भाई तोहीन हो जाएगी हमारी ऐसे क्वेश्चन कराने लगे तो वापस बार बार इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा 12%, 4 लाख का हो जाएगा ना, फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया है, यूनिट दिए हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट भी आ जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको, कर लेंगे सर। 6th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, लिख लें, 6th इज होमवर्क। अच्छा ये मैं कराऊंगा। 9th क्वेश्चन देखें, 9th क्वेश्चन तो पहले वाला ही है जो हमने कौन सा किया, शायद 4th क्वेश्चन किया, 4th क्वेश्चन लिख लें, 9th 4th क्वेश्चन की तरह मैं वर्बली कर लेता हूं, वर्बली आंसर दिया है, जहां डिग्री लिखा हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स सेम एज ऑपरेटिंग लिवरेज ओनली, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस एट ऑल जी। ये लिखा है 15,750, 7,000, 1575 परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5, बिल्कुल डिट्टो सेम 4th है, वर्बली कर लेंगे बेटा, ताकि अगली क्लास में ये नहीं कहोगे सर होमवर्क आपने डिस्कस नहीं किया, मैं जाने से पहले होमवर्क डिस्कस कर लेता हूँ। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेता हूँ मैं, 15,750 प्लस 1,575 कितना आया बेटा, 17,000 समथिंग आ गया क्या, हाँ 17,000, आप आंसर मत देखना, आप अपने तरीके से करना, 17,325, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, 17,375 डिवाइड बाय 7,000, ये आया 2.475, 2.475। मैं नेट आंसर देखूंगा, कई तरीके होते हैं ना आंसर करने के, क्या फर्क पड़ता है, और 5% इंटू 5, तो ये आएगा 12.375 नेट आंसर, 12.375। ठीक है जी, कर लेंगे जी सर ये मेरा होमवर्क है। 10th देख लें, अब 10th भी डिस्कस कर लूंगा। You are provided with the following figures of two companies from which you are required to calculate the OLFN and CL. OLFN and CL देख लें, और इसमें तो करना क्या है, यो भाई साहब अब बताओ, तो ही नहीं हो गई ये तो, इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं और इसको ऐसे कर दूं, तो ये तो इनकम स्टेटमेंट बन गया। अब मैं पहले ए की बात करता हूँ, ABC की मैं क्लास में कर लेता हूँ। OL कितना आएगा, OL आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय व्हाट, EBIT, कॉन्ट्रीब्यूशन 300 डिवाइड बाय 150, प्रैक्टिस के लिए थे, पिछली क्लास में देने चाहिए थे, गलती हो गई 2, मैं ए की बात कर रहा हूँ सिर्फ। उसके बाद EBIT बाय EBT, EBIT 150 डिवाइड बाय 100, यह आएगा 1.5, EFL 1.5, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 इंटू 2, 3 कर लेंगे। 10th क्वेश्चन बोलो हाँ,
नालायक बोलो, हाँ कर लेंगे। जी सर कर लेंगे। अच्छा इसके बाद ये मैं सोच रहा हूँ मैं ही करा दूँ आपको थोड़ा सा, ये भी मैं ही करा दूंगा। ये तो अगली क्लास का एक बेंचमार्क क्वेश्चन बनेगा, ये भी आगे बेंचमार्क सा बन जाएगा। 15th देखे जरा, 15th जरा देखें सामने, 15th होमवर्क लिख लें बेटा। 15th 5000 का प्रोडक्शन लेवल ऑफ यूनिट्स है, 60 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ऑपरेटिंग लीवरेज 6 है, कंबाइंड ये है, टैक्स रेट 30, व्हाट विल बी दी अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो आपके पास ये दिया है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, काइंड ऑफ इनकम स्टेटमेंट, मिसिंग फिगर है ना बेसिकली। तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे सर, कई सारे तरीके हैं, आप अपने आप करके देखिएगा। आंसर तो मैंने दिया है आपको यहाँ पर, क्या निकल के आने वाला है। आप अपने पास क्या है, इनकम स्टेटमेंट बना के आप नंबर्स भी फिल करना चाहें तो नंबर्स फिल कर लीजिएगा, चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको लिवरेज कंबाइंड 24 दिया है और ये 6 दिया है ऑपरेटिंग लिवरेज। तो आप एफ निकाल के कर सकते हैं, एफ निकाल के उसके बाद ईबीआईटी निकालना और करना अपने आप करके देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन हमने बेंचमार्क किया था, बहुत बड़ा 3 बार किया था, तो मिसिंग फिगर की तरह काम हो जाएगा आपका। कर लेंगे ना, इसको कराने की जरूरत नहीं ना जी। जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से सॉल्व हो, मैथमेटिक्स है तो कई सारे तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो उसकी चिंता आप नहीं करना बेटा बिल्कुल भी। जी सर 16th क्वेश्चन देखें, ये तो बिल्कुल ही थर्ड का छोटा रूप है, थर्ड का छोटा रूप बिल्कुल। आंसर भी दिया है, आंसर को एग्जाम में देखना नहीं, पहली बार जब कर रहे हो तो कोशिश करना सारे अपने आप करके देखो, प्रैक्टिस भी हो जाती है। अब आपको जैसे इसने दिया फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ मिसिंग है, यहाँ ऑपरेटिंग लिवरेज मिसिंग है, यहाँ कुछ मिसिंग है, यहाँ सेल्स मिसिंग है, तो इनकम स्टेटमेंट बनाना है आपको, शायद प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे ना। ये भी थर्ड क्वेश्चन, इसलिए मैंने वो थर्ड क्वेश्चन में टाइम लगाया, वरना टाइम लगाने की जरूरत थी नहीं उसमें। जी सर 16 भी कर लेंगे। सर एक बार फिर से बताओ ना क्या क्या होमवर्क दिए मैंने आपको अभी तक दिया है। सिक्स्थ डिस्कस भी कर रहा हूँ साथ साथ में, सिक्स्थ, नाइन्थ, 10th, 15, 16 और एक और दे सकता हूँ 17। ये तो आंसर भी वही आ रहा है 17, बिल्कुल डिट्टो सेम है भाई, अभी डिस्कस किया जो। तो 6, 9, 10, 15, 16, 17। हाँ आगे वाला भी दे सकता हूँ, लेकिन आज दूंगा नहीं 18, वरना कहेंगे सारा एक ही दिन में दे दोगे क्या। सारा मैं क्या बताऊँ आपको भाई, क्या बताऊँ। प्रैक्टिस के लिए तो और क्या उपाय है मेरे पास, बताओ। देना तो पड़ेगा ना कुछ तो आपको अपने आप करना पड़ेगा, लेकिन आप करें तो एक आधे प्रैक्टिस में पूरा करें, बाकी आप कट 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 कैलकुलेटर से करें। एक क्वेश्चन और जो अभी अभी हमने किया, रिसेंटली एग्जाम में आया है, उसको भी देख लें जरा। वो अगर मैं देख पढ़ लूँ एक बार, अभी हो सकता है कि आपसे, मुझे पता नहीं, शायद हो जाए, शायद अगर वो हो जाएगा तो वो भी दे देंगे, उसका आंसर भी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, हाँ ये दिया है 40th क्वेश्चन देखें। बैलेंस शीट दिए है आपको बेटा, बैलेंस शीट दी है, ये शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई जी, 12% डिबेंचर्स की इंफॉर्मेशन आ गई आपको, और ये दिया है बेटा जी। और आपको क्या लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल, फिक्स्ड एसेट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट 20 लाख, एसेट टर्नओवर 5। तो अब आप समझ गए क्या करना है, इनकम टैक्स रेट 20, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट बनाना है, कैलकुलेट दी फॉलोइंग एंड कमेंट, ओएल एफएल एंड सीएल, ओएल एफ एन सी एल। तो आप मुझे बताएं, वर्बली करें बेटा, वर्बली देखें मत, वर्बली करें। अगर आपके पास टर्नओवर 5 टाइम का है और 1 करोड़ है, तो सेल कितनी आ जाएगी, सेल कितनी आ जाएगी बेटा बताएं। अभी किया है 10 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये कितनी आ जाएगी, 5 करोड़। उसके बाद 60% उसका क्या, वेरिएबल कॉस्ट, कोशिश करके देखें तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2 करोड़ समथिंग, और उसके बाद तो आपके फ्लो में बैठता जाएगा ना, ये बना लेंगे इनकम स्टेटमेंट, बोलो हाँ। उसके बाद ओएल, ओएल क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आया आपके पास कितना, ये, और ईबीआईटी आया, ये आ गया, और जो हमने भी लिखा वो क्या लिखेंगे, बिल्कुल वैसे का वैसे कमेंट आ जाएगा। तो कर लेंगे ना इसको भी, मतलब इसका मतलब क्वेश्चन रिपीट बाबा आदम के ज़माने से भी होते हैं, यस। तो ये आपके पास हो जाएगा सर, कर लेंगे सर। तो ये भी कर लीजिएगा, ये अभी आया हुआ है, कौन से एग्जाम में आया सर ये, नवंबर 18, ज़्यादा पुराना नहीं है, आपके एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं बेटा, इट्स अ गुड क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा है, और स्कोरिंग भी कर देगा आपको जी। कर लेंगे आप अपने पास, यस। तो आज होमवर्क भी काफ़ी हो गया आपके पास, मेरे पास एक आधा क्वेश्चन और था जो थोड़ा बड़ा चला जाएगा, मुझे कुछ और भी समझाना पड़ेगा, तो मैं उसकी चर्चा एक बार यहाँ रोक लेता हूँ। एक बार सर वो दिखाना ज़रा, क्या दिखा रहे थे
आपके पास ये क्वेश्चन है, हाँ ये देख लो, ये डेटा है। एक बार रफली करना है तो 2 मिनट लगा के कर लो, 2 मिनट सर हमें दे दो ना ये करने के लिए, 2 मिनट करके देखो एक बार। लो 1 मिनट दे रहा हूँ आपको बेटा करने के लिए, कर लो 1 मिनट में जितनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कर लें आप यहाँ पर। एक बार हल्का हल्का करके देख लें बेटा, आपको समझ में आता है, वो हो जाएगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, फिर भी कोई देखना चाहे तो। तो सर इसका मतलब एग्जाम में फिगर्स बदल सकते हैं, टाइप क्या बदलेगा, जो टाइप बदलेगा वो देख लेंगे हम, वो अपने आप देख लेंगे, उसकी चिंता क्यों करते हो, अभी तो काफ़ी दूर तक जाना है हमें, काफ़ी दूर का मतलब है कुछ पॉइंट्स और ऐड करने हैं, कुछ चीज़ें और करनी है, वो मैं अपने समय के साथ ऐड कर लूँगा, उसकी चिंता आप नहीं करें। तो आप ये देख लीजिएगा, उसके बाद मैंने सब कुछ दिया है, आंसर दिया है, तो आंसर को है ना देखना मत, ये क्या होता है कि आंसर को देख के करते हैं आपको लगता है सब कुछ आता है, आप नेट में टैली कर लेना, उसके बाद जो करना हो ना नेट में बेटा टैली करवा लीजिएगा अपने पास। जी डन सर। अच्छा तो यही वाइंड अप कर लेते हैं इसको। यस सर। जी सर। एक छोटी सी चीज और कर लेता हूं मैं आपके साथ, अ, वो क्या सर, हम पिछले सेशन में शायद वेदांता की बात कर रहे थे ना, एक बार वेदांता मैंने कहा था न्यूज़ पढ़ लेना, हालांकि मार्केट सब क्लोज हैं 2-3 दिन के लिए बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन एंड द वीकेंड्स, बट आपने न्यूज़ को इंटरप्रेट कर लिया होगा, मैं कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा आज, क्योंकि इसकी डिस्कशन हम कर सकें, देख देख सकते हैं आप, इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं, तो आप अगर देखना चाहें तो आपको वो दिख गया होगा कि 5 दिन के अंदर ही क्या भयंकर इसका मूवमेंट आया है बेटा, क्या भयंकर। तो यहाँ से अगर मैं पकड़ूँ इसको 21 तारीख से, तो आप देख सकते हैं कहाँ तक गया, ये 170 तक गया कल, इट वेंट अप टू 170। तो ये न्यूज़ को आपको एनालाइज करना आ गया होगा, आपने हो सकता है बायबैक का पढ़ लिया हो पूरा, क्या किया क्या नहीं किया, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आया शायद उसलिए हुआ। ये बाइंग और सेलिंग की कॉल नहीं होती है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूज़ को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, और कई बार ये होता है कि न्यूज़ आने से पहले ही शेयर बहुत बढ़ चुका होता है, तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो कई बार होता है उसमें भी स्टीम बाकी होती है, तो कोई कहीं ना कहीं मूवमेंट आ जाता है। तो दैट्स बेसिकली सिंस वी वर डिस्कसिंग द लास्ट सेशन, तो मैंने इसको कंपेयर करके देखा, और टेलीकॉम सेक्टर में भी काफ़ी मूवमेंट है, उसकी चर्चा अगर टाइम मिलेगा तो आगे कभी किसी सेशन में हम कर लेंगे, तो आज मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ। सो विल वाइंड अप हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जी सर, टेक केयर एंड बाय बाय।